3 दिन हो चुके थे, मेरे पेट में एक दाना भी नहीं गया था और इस वक्त घर पर मेरी अम्मा और बहन भाई भी भूखे बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या हो गया है। अब्बा के गुजरने के बाद हमारे घर के हालात इतने बुरे हो गए थे कि अब मेरे पास सिवाय भीख मांगने के और कोई चारा नहीं रहा था। अपने इर्द गिर्द मौजूद घरों में से जिससे भी काम मांगने जाती तो किसी के पास काम नहीं था। वो सब भी हमारी तरह के ही सफ़ेद पोश लोग थे और ज़रा जो कॉलोनी की तरफ काम मांगने के लिए गई तो उन्होंने काम पर रखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें किसी नई काम वाली पर भरोसा नहीं था। और मैं अपने लिए गारंटी कहाँ से लेकर आती। यहाँ पर आज सिग्नल के पास आकर खड़ी हो गई थी। मुझे सड़क पार करनी थी, लेकिन इस दौरान एक आदमी ने फ़कीर समझकर मेरी तरफ 50 का नोट बढ़ा दिया। मैंने पहले तो गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर नोट देखकर मेरी आंखें चमक गईं और मैंने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। मैं कितनी देर उस नोट को हाथ में पकड़े देखती रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं भीख मांगने लग जाऊंगी और वो वक्त मुझे मेरी पिछली सारी जिंदगी भुला देगा। अब मैं यहाँ पर ही खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद जब दोबारा सिग्नल बंद हुआ तो एक और गाड़ी वाले ने 20 का नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने वो भी पकड़ लिया और चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। शायद अगर मैं खुद से आगे बढ़कर भीख मांगने की कोशिश करती तो मुझे और भीख मिल जाती, लेकिन मुझे तो भीख मांगना ही नहीं आती थी। ये तो उन लोगों ने खुद ही मेरी हालत पर तरस खा के मुझे नोट थमा दिया था। और अब जब कुछ ही देर में मेरे पास तकरीबन 200 रुपया जमा हो गया तो मैंने फौरन घर की राह ली थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ और बहनों की फिक्र थी। खुद मेरा भी भूख से बुरा हाल था। मैं उस वक्त निढाल हुई पड़ी थी, इसीलिए रास्ते से ही एक रेड़ी से नान चने लिए और घर की राह ली। हम सब ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया। पेट में हल्का सा आसरा हो गया था, लेकिन भूख खत्म नहीं हुई थी। अब के लिए तो खाना मिल चुका था, लेकिन सुबह क्या होगा, ये सोच मेरी बेचैनी के लिए काफ़ी थी। मैं एकदम परेशान होकर उठ गई थी। या इलाही, अब्बा के जाने के बाद इतनी मुश्किल आनी थी तो तूने हम सबको भी अब्बा के साथ ही उठा लिया होता। मैंने बेसाख्ता अल्लाह से शिकवा किया, लेकिन फिर एकदम अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि अब्बा ने कभी भी अल्लाह से शिकवा करना नहीं सिखाया था, बल्कि वो हमेशा यही कहते थे कि अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा किया करो। वो हमें कभी भूखे पेट नहीं सुलाता। आज अब्बा की बात पर यकीन आ गया था। इस वक्त बेशक थोड़ा खाना खाया था, लेकिन वो भी काफ़ी था। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह की सुबह देखी जाएगी। दोबारा एक दफ़ा काम के लिए निकलूंगी, शायद कहीं काम बन जाए, और अगर काम नहीं बना तो। ये सोच मुझे बेचैन कर गई कि मुझे फिर दोबारा से वहीं सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगना पड़ेगी। मेरी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, अब मजबूरी थी। घर पर मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई और बीमार माँ, उन सबको कौन देखता? वो सब कहाँ से खाते? उन सब की नज़रें तो मेरे ऊपर जमी हुई थी कि मैं काम करके पैसे लेकर आऊँगी तो हम खाना खाएंगे। अब अब्बा के जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर खुद ब खुद आ गई थी, क्योंकि मैं उस घर की बड़ी बेटी थी और उस घर में मेरे जैसा जिम्मेदार और कोई भी नहीं था। शायद अगर अम्मा सेहतमंद होती तो वो ये जिम्मेदारी उठा लेती, लेकिन अम्मा को तो कई सालों से जोड़ों के दर्द ने बेहाल कर रखा था और वो ज़रा सा उठकर ही हाँफने लगती थी, इसीलिए वो ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। जब अब्बा जिंदा थे तो वही काम काज करके पैसे लाते और वापस आते हुए वो अक्सर राशन ले आते थे, तो मैं और अम्मा मिलकर खाना बना लेते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी और मैं अब्बा के आने पर फ़ौरन खाना बना लिया करती थी। हम थोड़ा खाते थे, लेकिन रोज़ खाकर सोते थे। हमारी आंखों में अच्छे दिनों के ख्वाब थे जो हमारी उम्मीद को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन इत्तला मिली कि सड़क पार करते हुए एक तेज़ रफ्तार बस ने अब्बा को कुचल दिया। ये खबर हमारे घर पर क़यामत बनकर टूटी थी और उस दिन से लेकर आज तक हम उसी क़यामत में जी रहे हैं। अब्बा को गुजरे हुए अभी 15 दिन ही हुए हैं और एक लम्हे के लिए भी ना तो हमारे दिल को सुकून है और ना ही हमें इस बात का यकीन आया है कि अब हमारा वो जान से प्यारा बाप इस दुनिया में नहीं रहा। अब्बा की जेब से जो चंद पैसे निकले थे उनके साथ खींच तान कर हमने ये चंद दिन गुजार लिए थे, लेकिन अब एक फूटी कौड़ी भी बाकी नहीं थी, क्योंकि अब्बा तो दिहाड़ीदार मजदूर थे और वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो मजदूरी लेकर आते वो रोज़ के रोज़ खर्च हो जाती थी। अब सही मानों में हमारे ऊपर एक नई जिम्मेदारी आन खड़ी हुई थी
और मुझे इसी बात की परेशानी थी कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ सोचकर जब मैंने अम्मा से किसी कोठी पर काम करने के लिए बात की तो अम्मा ने बमुश्किल मुझे इजाज़त दी और फिर मैं अपने तौर पर काम ढूंढने के लिए निकल खड़ी हुई। लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला, क्योंकि कोठी पर काम करने के लिए किसी न किसी सिफारिश की ज़रूरत होती है और मेरे पास ऐसी कोई सिफारिश थी नहीं, इसलिए मुझे कहीं पर काम के लिए रखा ही नहीं गया। मैं बहुत मायूस हो चुकी थी और इस वक्त मेरे अंदर मायूसी कतरा कतरा उतर रही थी। मुझे घर की फिक्र थी और मैं इस तरह घर जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी। इसीलिए चुपचाप उस सड़क के किनारे खड़ी हो गई। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ से ही मेरी किस्मत पलट जाएगी। उस भीख से मिले हुए नोटों के साथ एक दिन तो गुजारा हो गया और अगले दिन मैं फिर से काम के लिए जब निकली तो काम कहीं पर भी नहीं था। मैंने कुछ दुकानों पे भी काम के लिए पता किया। मेरा ख्याल था कि चलो मैं दुकान का छोटा मोटा काम कर लूँगी तो कोई 200-400 रुपए की दिहाड़ी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी मुझे ऐसा कोई काम नहीं मिला। मायूसी ने मेरे अंदर पंजे गाड़ लिए थे और आंखें छलकने को बेकरार थीं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला हुआ था। मैं क्योंकि बहुत खूबसूरत थी इसलिए अपनी चादर को अच्छी तरह लपेटकर चेहरा ढक कर काम मांगती थी। शायद इसलिए भी मेरा हुलिया कुछ अजीब सा था, तभी लोग काम नहीं देते थे। लेकिन जो भी था मैं काम करना चाहती थी। मैं भीख नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन उतना ही मुझे भीख की तरफ धकेला जा रहा था। और फिर अपने घर वालों के भूखे चेहरों को देखते हुए मैंने भीख मांगने का फैसला कर लिया और अब मैं रोज़ ही कभी बाजार में चली जाती और कभी शहर की किसी मारूफ सड़क पर आ जाती। चंद घंटों में ही मुझे अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाती, जिससे मेरे घर का खर्च बआसानी चलने लगा। घर पर मैंने अम्मा को यही बताया था कि मुझे काम मिल गया है, क्योंकि मैं उन्हें सच बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसी सूरत हाल में अम्मा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती, इसीलिए मैंने अम्मा को एक कोठी में काम करने का बता दिया था और खुद सुबह के वक्त खुद को अच्छी तरह लपेटकर भीख मांगने के लिए निकल खड़ी होती। लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश थी कि मैं इधर उधर काम तलाश करूं। मेरा नाम मारिया है और मैं एक 19 साल की जवान लड़की हूं। घर में मेरी 2 बहनें और एक भाई है, वो मुझसे छोटे हैं, जबकि बीमार माँ हर वक्त बिस्तर पर रहती हैं। अब्बा के इंतकाल के बाद हालात इस किस्म के हो गए थे कि मजबूरन मुझे घर से बाहर कदम निकालना पड़े थे और इस भीख मांगने की तरफ आना पड़ा। यूं तो मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, मजबूरन मुझे इस तरफ आना पड़ा और अब इसी काम के जरिए मेरा घर चल रहा था। एक दिन जब मैं इसी तरह सिग्नल पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी तो अचानक ही मेरे साथ एक औरत आकर खड़ी हो गई। वो भी मेरी तरह कोई भीख मांगने वाली थी, लेकिन उसका हुलिया मुझसे बेहतर था। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम भीख मांगने वाली लगती तो नहीं, आखिर क्या मजबूरी तुम्हें यहाँ खींच लाई? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बस घर के हालात और बाप की अचानक मौत ने इस राह पर चलने पर मजबूर कर दिया। मेरी बात सुनकर वो औरत सर हिलाकर रह गई, जबकि कुछ देर के बाद कहने लगी, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे हालात बदल भी सकते हैं, जैसे मेरे हालात बदले हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई और बेसाख्ता पूछा, कैसे बदल सकते हैं? तो उस औरत ने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने उस औरत को नज़रअंदाज कर दिया और फौरन घर वापस आ गई। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा था और एक अजीब सी वहशत ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। न जाने कैसे लोग हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं था? मेरे दिमाग में तरह तरह की सोचें आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती? मेरा ध्यान बार बार उस औरत की बातों की तरफ जा रहा था और मैं जितना उसे सोचती उतना ही उलझ जाती थी। हालांकि मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था, लेकिन फिर भी अपने हालात बदलने की खातिर मैंने यही सोचा कि एक बार उस औरत की कही हुई बात को आजमा कर देखती हूँ। लेकिन फिर भी दिल में इस बात का डर था कि अगर वो सब कुछ झूठ निकला तो कहीं मैं किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाऊं। ये ख्याल आते ही मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसे किसी शॉर्टकट की तलाश में नहीं लगूंगी, बल्कि इसी तरह काम करती रहूंगी और जब तक मुझे कहीं पर काम नहीं मिल जाता मैं भीख मांगती रहूंगी। इस सोच पर मैं मुतमईन हो गई थी और अगले दिन उसी तरह भीख मांगने के लिए सिग्नल पर खड़ी हो गई थी। आज मुझे वो औरत भी कहीं दिखाई नहीं दी। हैरत अंगेज तौर पर इससे पहले भी वो मुझे कभी नजर नहीं आई थी।
सिर्फ कल ही मैंने उसे अचानक अपने साथ देखा था और अब आज न जाने क्यों मेरी नजरें उसे ढूंढ रही थी और मैं उसे कहीं भी नहीं पाकर अजीब सी बेचैन हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे मैं उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन क्यों? मैंने खुद से ये सवाल किया तो इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब मुझे ये सोचकर ही खुद पर हैरानी हो रही थी कि उस औरत की बातों पर यकीन ना करके भी मैं फिर भी उसे तलाश कर रही हूँ। 2-3 दिन तक मुझे वो औरत दोबारा दिखाई नहीं दी, लेकिन अब हैरत अंगेज तौर पर मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैं उसकी बात पर अमल करना चाहती थी। मैं एक बार उसके कहे हुए को आजमाना चाहती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था कि यहाँ से जो भी भीख मिलती थी वो मेरी इज्जत और गैरत पर एक ताजियाना बनकर पड़ती थी और मैं अब मजीद इस तरह की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोच लिया था कि वो औरत जो मुझे कहेगी मैं एक बार करके देखूंगी। हो सकता है कि वाकई मेरे दिन बदल जाए और हालात मेरे हक में बेहतर हो जाए। यही सोचकर मैंने उस औरत को आजमाने का सोचा था, लेकिन वो थी कि मिल ही नहीं रही थी। और फिर तकरीबन 10 दिन के बाद अचानक एक दिन वो मुझे दिखाई दे गई। वो सड़क के दूसरी तरफ थी, शायद भीख मांग रही थी या वैसे ही वहां पर खड़ी थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं चला और जैसे ही सिग्नल पर गाड़ियां रुकी तो मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ चली गई और फूली हुई सांसों के साथ उसे मुखातिब किया। सुनो, मैं काफी दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं एक बार तुम्हारी बात को आजमाना चाहती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अपना मुद्दा बयान कर दिया, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो मेरी बात सुने बगैर यहाँ से चली ना जाए। लेकिन उसने मेरी बात सुनी और फिर चमकती हुई आंखों से कहने लगी, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। देखना, अब तुम्हारे हालात बदलते जाएंगे। वो औरत जिसका नाम रुखसाना था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक तरफ को लेकर चल पड़ी। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने बेइख्तियार घबरा कर उससे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगी, यहाँ करीब ही ये मोहल्ले में एक घर है, वहीं पर जा रहे हैं। तुम्हारा अगला अमल वहीं पर होगा और फिर इसके बाद तुम्हें हर अमल के लिए वहीं जाना होगा। रुखसाना ने मुझे आधी अधूरी बात बताई और मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ को लेकर चल पड़ी। कुछ देर के बाद ही हम एक ऐसे घर में दाखिल हुए जो बोसीदा था और जिसके दरवाजे पर एक पुराना पर्दा लटक रहा था। मैं हैरान थी कि वो औरत मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है। हम पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गए थे। अंदर दाखिल होने पर भी एक अजीब सी बसांत ने मेरा इस्तकबाल किया और फिर वो औरत सामने वाले कमरे में मुझे लेकर दाखिल हो गई, जो एक बड़े हॉल नुमा कमरे जैसा था और उसमें सब्ज रंग के कालीन बिछे हुए थे। हॉल के सामने एक तख्त पोश पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर सफेद लिबास पहने एक औरत बैठी हुई थी। उसके हाथ में मोटे दानों वाली एक तस्वीर पकड़ी हुई थी और वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही थी। उस कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक बोझलपन का एहसास हुआ। यूं लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा है जो गैर मामूली है। कमरे में अगरबत्तियों की खुशबू ने माहौल को बड़ा ख्वाबनाक सा कर रखा था। इसके अलावा अंदर खिड़कियों के ऊपर पर्दे गिरे हुए थे और दिन होने के बावजूद अंदर हल्का हल्का अंधेरा था। उस औरत ने हमारी मौजूदगी को महसूस करके बगैर आंखें खोले हाथ के इशारे से हमें करीब बुला लिया और कुछ देर के बाद अपनी तस्वीर मुकम्मल करके उसने आंखें खोलकर हमसे पूछा, कहो कैसे आना हुआ? मेरे साथ मौजूद रुखसाना ने उसे कहा, बाजी ये भी जिन्नात की मलिका बनना चाहती है, आप एक बार इस पर भी अमल कर दें। इसके हालात बहुत ख़राब हैं और न जाने कब तक इसी तरह रहे। बाप गुजर चुका है जबकि माँ बीमार है और ख़ुद छोटे मोटे काम करके अपने बहन भाइयों को खिला रही है। रुखसाना ने मेरे हालात का नक्शा पेश किया। वो औरत जिसे रुखसाना ने बाजी कहा था मेरी तरफ गहरी नज़रों से देख रही थी और कहने लगी, क्या तुम जानती हो जिन्नात की मलिका बनना आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम ये काम कर लोगी? बाजी ने मुझसे पूछा तो मैंने फौरन रुखसाना की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वाकई मुझे तो अपने हालात बदलने थे और जब तक मैं अपने हालात ना बदलती टिक कर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि इन चंद दिनों में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है और उसके बगैर एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। तभी उस बाजी ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हारे अमल का सही आगाज़ करते हैं। तुम्हें हर रोज़ हर रात को 10 जिनज़ादों को पानी पिलाना होगा और जितनी बार भी वो पानी मांगेंगे तुम्हें देना होगा। अब 10 दिन के अमल के बाद तुम वापस आना।
बाजी ने मुझे ये कहा तो मैं आंखों में हैरत लिए और चेहरे पर एक उलझन भरे तासुरात लेकर उनसे पूछने लगी, बाजी, मुझे वो जिनज़ादे कहाँ मिलेंगे? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मैं तो किसी को भी नहीं जानती। मैं तो इंसानों की बस्ती में रहती हूँ और वहाँ मेरे ही जैसे कुछ लोग हैं। मेरी बात सुनकर बाजी मुबहम सा मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, वो खुद तुम्हारे घर तक आएंगे और जितनी बार दस्तक देकर पानी मांगेंगे उतनी बार तुम्हें उन्हें पानी पिलाना होगा। अगर तुमने जरा भी माथे पर बल डाले या गुस्सा किया तो तुम्हारा अमल ज़ाय हो जाएगा, इसलिए बहुत एहतियात से 10 दिन का ये अमल मुकम्मल करना। बाजी ने मुझे खास हिदायत देते हुए जब कहा तो मैं समझकर सर हिलाकर रह गई। मेरे नज़दीक ये कोई मुश्किल काम नहीं था। रात को बस मुसाफिरों को पानी ही पिलाना था और मुसाफिर भी वो जो जिनज़ादे थे। इसीलिए मैंने फौरन हामी भर ली और अपने घर खुशी खुशी लौट आई। मुझे पूरी उम्मीद थी इस अमल के बाद मेरी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। इसलिए जैसे ही रात हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जो पहले ही तैयार और मुंतज़िर बैठी हुई थी, फौरन दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाज़ा खोलते ही एक गैर मामूली तौर पर हसीन और खूबसूरत इंसान दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं दंग रह गई थी। उसने मुझे देखते ही कहा, मुसाफिर हूँ, प्यास लगी है, पानी दे दे। उसकी बात सुनकर मैं जैसे एकदम होश की दुनिया में वापस आई। आज तक मैंने इतना खूबसूरत जिनजात कभी नहीं देखा। अगर वो जिनजादा था तो कई इंसानों से ज्यादा खूबसूरत था। मैंने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया, जिसे उसने गटागट चढ़ा दिया और शुक्रिया अदा करता वहां से चला गया। कुछ देर के बाद फिर दस्तक हुई और एक जिनजादा फिर आया। मैंने उसे भी पानी पिला दिया। उस रात 3 बार जिनजाद आए थे और मैंने तीनों को पानी पिलाया। यूं आहिस्ता आहिस्ता करके 10 दिन में ये अमल मुश्किल से मुकम्मल हुआ, क्योंकि अम्मा रोज मुझे इस बात पर टोकने लगी थी कि आखिर आधी रात को मुसाफिर दरवाज़ा क्यों खटखटाने लग गए हैं। मुझे ये बात पसंद नहीं। अगर हमसायों को पता चला या उनमें से किसी ने हमारे दरवाजे पर खड़े किसी मर्द को देख लिया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम जानती हो कि यहाँ पर औरतों को गलत साबित करने में एक लम्हा भी नहीं लगता। अम्मा की बात मैं अच्छी तरह जानती थी, समझती थी, इसीलिए उन्हें तसल्ली दे दी। और जैसे ही 10 दिन गुजरे मैं बेहद मुतमईन हुई और फिर से बाजी के पास चली गई। बाजी बहुत खुश थी और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी जल्दी ये अमल मुकम्मल कर लोगी। तुमने बड़े अच्छे तरीके से ये काम किया। अब दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि 11 दिन तक तुम्हें सूरज जिन की तिलावत करनी होगी। हर मगरिब के बाद तुम सूरज जिन की तिलावत करोगी और थोड़ी ऊंची आवाज में करोगी। इसके बाद जब ये अमल मुकम्मल होगा तब मेरे पास दोबारा लौट कर आना। बाजी ने मुझे ये बताया तो मैं मुतमईन सी घर वापस आ गई। ये अमल तो बहुत आसान था। मैंने सोच लिया था कि इस तरीके से मुकम्मल करूंगी। अम्मा मेरी इस तब्दीली पर बहुत हैरान थी। वो अक्सर मुझसे पूछती, मारिया, आखिर तेरे दिल में क्या चल रहा है? ये नित नए काम तुम क्यों कर रही हो? क्या वजह है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता। मैं अम्मा से क्या कहती कि मैं कौन सी राह की मुसाफिर बन गई हूँ, मैं कौन सा अमल मुकम्मल करने जा रही हूँ। अगर अम्मा को बता देती तो वो कभी मुझे ये काम ना करने देती, इसीलिए मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन अम्मा को मेरी तरफ से तशवीश हो चुकी थी और वो बड़े गौर से मेरी तरफ देखती और बार बार मुझे खोजने की कोशिश करती। मैं जो सुबह भीख मांगने के लिए सड़क पर चली जाती और कुछ घंटों में ही घर वापस आ जाती। कुछ देर आराम के बाद मगरिब के बाद मैं सूरज जिन की तिलावत करने लगती थी। अम्मा हैरान होकर मुझसे पूछती कि आखिर तू एक ही सूरत की रोज तिलावत क्यों करती है? तो मैं अम्मा को देखकर मुस्कुरा देती और यही कहती कि अम्मा, मुझे किसी ने इस वजीफे का बताया था जिससे घर में बेहतरी होती है, खुशहाली आती है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मैंने अम्मा को मुतमईन कर दिया था। लेकिन एक बात थी, मैं जब भी सूरज जिन की तिलावत करती तो मुझे यूं लगता जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे सुन रहे हैं। मैं बार बार नजर उठाकर देखती लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देता। बस वहां किसी की मौजूदगी महसूस होती थी और ये मौजूदगी इतनी शिद्दत से महसूस होती थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन बाजी की हिदायत के मुताबिक मैं तिलावत करना नहीं छोड़ती थी। तिलावत करना इसी तरह जारी रखती थी और जब तक सूरत ख़त्म नहीं हो जाती थी मैं दोबारा सर नहीं उठाती थी, क्योंकि मुझे वहां पर किसी के होने का यकीन था और यूं लगता था जैसे कोई मेरे करीब बैठा मुझे सुन रहा है। मेरे जिस्म के अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ने लगती थी और अजीब सी बेचैनी मुझे अपने हिसार में ले लेती थी।
نہ جانے یہ کوئی خوف تھا یا پھر کسی اندیکھی کے ہونے کا ڈر تھا، لیکن جو بھی تھا کچھ تو ایسا تھا جو مجھے محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اور ایسے ہی میرے 11 دن خدا خدا کر کے پورے ہوئے تو میں دوبارہ اس باجی کے پاس چلی آئی۔ اب ایک آخری کام باقی رہ گیا تھا جو باجی نے مجھے بتانا تھا اور مجھے کرنا تھا۔ میں پہلے سے بہت زیادہ خوش تھی اور مجھے اس بات کی بھی جلدی تھی کہ میں کب جنات کی ملکہ بنتی ہوں۔ اسی لیے باجی سے جب میں نے آخری شرط کا پوچھا تو باجی نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے باجی کی طرف حیران نظروں سے دیکھا اور کہا، باجی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے یہ کر سکتی ہوں؟ جبکہ باجی کہنے لگی، بالکل ممکن ہے، تم یہی کرو گی کیونکہ یہ ضروری ہے۔ باجی نے مجھے کہا تو میں چپ ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح یہ کام ہوگا۔ کیا واقعی یہ آخری شرط مان کر میری اگلی زندگی آسان ہو جائے گی یا پھر میں کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں وہاں سے بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس لوٹی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس سارے معاملے سے نکلوں، کیونکہ باجی نے جو شرط بتائی تھی اس کے مطابق اگر میں کرتی تو شاید آگے کسی اور مشکل میں گرفتار ہو جاتی، اور اگر میں وہ نہ کرتی تو میرے پچھلے عمل بھی ضائع ہو جاتے، اور وہ جو ایک امید تھی کہ میرے حالات بدل جائیں گے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی۔ میں ان چیزوں سے اب تنگ آ رہی تھی، لیکن مجھے حالات بھی تو بدلنا تھے۔ میں کب تک سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر بھیک مانگتی؟ کب تک اس بھیک سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی؟ وہ تو میری اپنی عزت نفس اور انا پر ایک بھاری تازیانہ تھا۔ مجھے تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اور کرنا تھا جس سے ایک مستقل آمدن کا ذریعہ پیدا ہو سکے۔ میں نے بہت سوچ بچار کی۔ اماں میرے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ وہ ماں تھی، ان کے خدشات بجا تھے، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد اب ساری ذمہ داری تو ان کے سر پر تھی۔ اسی وجہ سے وہ بار بار میری طرف یوں دیکھتی جیسے میرے اندر ہی اتر جائیں گی، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کس قسم کے حالات سے گزر رہی ہوں۔ 2-3 دن اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ عمل کیسے ہوگا، لیکن باجی نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، سب کچھ خود بخود ہوگا، اور میں اب اس خود بخود ہونے کی منتظر تھی۔ یوں تو پہلے میں اس عمل کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے میں نے خود کو قائل کر لیا تھا۔ اور پھر ٹھیک 7ویں دن جب اچانک ہی میرے گھر ایک رشتہ آیا اور انہوں نے میرا ہاتھ بڑے شوق سے مانگا۔ یہ بات سن کر اماں دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، ماریا، ہمارے گھر میں کیسے رشتہ آ گیا؟ نہ ہم نے کسی سے کہا تھا، نہ ہم کسی کو جانتے ہیں، اور پھر ابھی تو میں تیری شادی بھی نہیں کر سکتی، میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ رشتہ کیسے مانگنے آ گئے؟ اماں بڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ میں نے انہیں کہہ دیا، اماں آپ اس رشتے کو ہاں کہہ دیں، جب اس رشتے کو اقرار کر لیں گے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میری بات سن کر اماں نے میری طرف بڑی شک بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی، یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ بھلا شادی کر کے تیرے حالات بدلیں گے؟ ہمارا ان سب سے کیا تعلق ہوگا؟ تو رخصت ہو کر یہاں سے چلی جائے گی اور تیرے گھر کے حالات جیسے ہوں گے ویسے ہی رہیں گے، جبکہ ہمارے حالات کس طرح بدلیں گے؟ اماں نے پریشانی کے عالم میں سوچا تھا، لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اماں بے فکر ہو کر اس رشتے کو قبول کر لے۔ آپ نے دیکھا نہیں، وہ لوگ اتنے رکھ رکھاؤ والے ہیں، اتنے امیر ہو کر بھی ان کے چہروں پر ذرا بھی بناوٹ نہیں، وہ سادہ اور معصوم ہے اور میرا ہاتھ بہت شوق سے مانگ رہے ہیں، میں کیسے انہیں انکار کر دوں؟ جبکہ یہ بات سن کر اماں کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ اس رشتے میں تیری بھی رضامندی شامل ہے؟ اماں نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے بڑی دقت سے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اگر میں اماں کے سامنے اس بات کا اقرار نہ کرتی تو وہ کبھی یہ رشتہ پکا نہ ہونے دیتی، اور آخری شرط یہی تھی۔ باجی نے کہا تھا کہ میرے گھر جو پہلا رشتہ آئے گا اسے ہر صورت قبول کرنا ہوگا، وہ رشتہ ایک جنزات کا ہوگا، اور اس طرح میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہو جائے گا، اور پھر میرے حالات بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ باجی کی بات کو میں نے سمجھ لیا تھا اور اسی لیے اس رشتے کو قبول کرنے کا کہہ دیا تھا، لیکن اماں کے دل میں طرح طرح کے خدشات تھے اور وہ اس رشتے کو قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن جب میں نے ان کے سامنے اپنی مرضی رکھی تو اماں بھی مان گئی، اور یوں انہوں نے بد دلی سے ہی صحیح اس رشتے کو ہاں کر دی۔
हालांकि मेरे अपने दिल में भी बहुत सारे वसवसे जन्म ले रहे थे। इस शादी को लेकर मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन क्या करती, जिन्नात की मलिका बनना आसान नहीं था और इस वक्त मैं खुद ढेरों मुश्किलात का शिकार थी। अम्मा को भी एक गहरी चुप लग चुकी थी। शायद उन्हें मैं खुद गर्ज दिखाई दे रही थी, जो अपने हालात से भागकर शादी करके यहाँ से जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अम्मा को भी किसी भी किस्म की वजाहत नहीं दे सकती थी। अगर मैं उन्हें ये सब कुछ बता देती तो शायद वो मेरी शादी होने ही नहीं देती, और इसीलिए मैंने चुप साध ली। फिर कुछ ही दिनों में मेरा निकाह था और तब तक के लिए मुझे खामोश रहना था। हफ्ते बाद ही मेरे निकाह की रस्म अदा हो गई। मेरा दुल्हा, जिसका नाम अब्दुल बारी था, एक बहुत ही खूबसूरत और जवान मर्द था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो देखती रह गई थी। अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत मर्द मैंने बहुत कम देखा था। अब्दुल बारी उनमें से एक था। मैं रुखसत होकर जिन्नात की दुनिया में चली आई थी। यहाँ का हर रंग ही निराला था। यहाँ पर सब कुछ मुख्तलिफ था। मुझे यहाँ पर दिन और रात का फर्क नहीं पता चलता था। यहाँ पर एक अजीब सी पुरस्रारियत और अजीब सी कैफियत महसूस होती रहती थी। यूं लगता था कि जैसे एक जादू और मकनातीसी दुनिया है जिसमें मैं आ चुकी हूँ। मैं हैरत से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रही थी। इस सारे सिलसिले में अब्दुल बारी ने मेरा बहुत साथ दिया था, और फिर मैं जब भी घर जाती तो अम्मा के लिए ढेरों सामान लेकर जाती, अपने बहन भाइयों के लिए ढेरों सामान लेकर जाती। अब्दुल बारी ने मेरे घर का सारा खर्च उठा लिया था। यही नहीं, उसने अम्मा के इलाज की भी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, और इसके अलावा उसने मेरे घर वालों को एक बेहतर घर लेकर दिया था जहां पर वो शिफ्ट हो चुके थे। इस सब में मैं बहुत मुतमईन हो चुकी थी और मुझे इस बात का इत्मीनान था कि जल्द ही अब मेरी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। मैंने जो सोचा था वो कर दिखाया। अम्मा को भी शायद अब अंदाजा हुआ था कि मैंने क्यों शादी की थी, और जब मैंने अम्मा को इस शादी के पीछे छुपे हुए सारे मुहर्रिकात के बारे में बताया तो वो हैरान रह गई। और जब उन्हें ये पता चला कि अब्दुल बारी एक जिनजाद है और मेरी शादी एक जिनजादे से हुई है, तो अम्मा की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। कहने लगी, मारिया, ये तूने क्या किया? तू एक जिनजाद से शादी कर बैठी है, आखिर क्यों? और अम्मा को मैंने हालात का रोना रोकर सारी बात बताई तो अम्मा भी चुप कर गई। अम्मा को जब पता चला कि मैं काम पर नहीं जाती थी बल्कि भीख मांगने जाती थी तो अम्मा रोने लगी और कहने लगी, मारिया, मैं जानती हूँ कि सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई थी और तुझे जो बेहतर लगा वो तूने किया, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम एक जिनजादे के साथ अपनी जवानी बर्बाद करो। तुम वापस आ जाओ, फिर मैं नई जगह पर तुम्हारी शादी कर दूंगी। हम बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। अम्मा ने मुझे नए ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए, जबकि मैंने उन्हें कहा, नहीं अम्मा, अब्दुल बारी बहुत अच्छा इंसान है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने आज तक कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही उसने कभी गुस्से से मुझे देखा है। अब्दुल बारी आपका भी इतना ख्याल रखता है और आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं नहीं चाहती कि अब मैं इसे छोड़ूं। मैं सारी जिंदगी उसके साथ वफा निभाकर रहना चाहती हूँ। अम्मा ये सुनकर चुप हो गई थी। जो भी था, मुझे अब्दुल बारी की कुर्बानियों की कदर थी और मैं जानती थी कि अब्दुल बारी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तभी उन्हीं दिनों में एक दिन वो रुखसाना मेरे घर चली आई और कहने लगी कि बाजी ने तुम्हें बुलवाया है। मैं तो बाजी को भूल ही चुकी थी। मुझे तो याद ही नहीं था कि मुझे बाजी से भी मिलने जाना था, लेकिन अब रुखसाना की आमद ने मुझे बाजी की याद दिला दी तो मैं रुखसाना के साथ ही चल पड़ी। और बाजी से मिलने के लिए जब पहुंची तो बाजी ने मुझे देखकर काफी खुशी का इजहार किया और कहने लगी, आओ मारिया, तुम तो बिल्कुल बदल चुकी हो। कहो, कैसा लग रहा है? कैसी जिंदगी गुजर रही है? बाजी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, बाजी, मेरे हालात तो पहले से काफी बदल गए हैं और मुझे उम्मीद है कि अब और भी बदल जाएंगे। घर वाले अब खुश हैं, पेट भर कर खाना मिलता है और मैं भी अब्दुल बारी के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने मुतमईन होते हुए बाजी से कहा तो बाजी मुस्कुरा दी और कहने लगी, मारिया, आज मैंने तुझे एक बहुत अहम मकसद के लिए यहाँ पर बुलवाया है। मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है जो तुझे करना है। समझ ले, मैंने जो तेरे ऊपर एहसान किया है वो इस एहसान का बदला होगा। बाजी ने मुझसे जब ये कहा तो मैं हैरान रह गई। ताहम मैंने खुद को संभाल कर बाजी से पूछा, जी बताएं बाजी, आखिर ऐसी क्या बात है? मुझसे जो हो सका मैं करूँगी। मैंने बाजी को यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा तो बाजी ने उसके बाद मुझसे जो कुछ कहा
उस बात ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई और मैं एक भी लफ्ज कुछ ना बोल पाई और चुपचाप वहां से निकल आई। मेरी हालत इस वक्त बहुत गायब दिमाग सी हो रही थी। मैं पाँव कहीं रखती थी और पड़ता कहीं था। आखिर बाजी ने कैसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगी? कैसे बाजी ये सोच सकती हैं? मैं अपनी ही सोचों में गुम चलती जा रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि बाजी मुझसे ये बात करेंगी। अब मुझे समझ आई थी कि बाजी ने सारे अमल के लिए मुझसे आज तक एक भी रुपया क्यों नहीं मांगा था। क्यों बाजी ने मुझसे कोई भी मदद तलब नहीं की थी। बाजी का मकसद कुछ और था और आज वो मकसद खुलकर सामने आ चुका था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बाजी इतनी अजीब बात कहेंगी। ताहम मुझे अब समझ आ रही थी कि बाजी क्या चाह रही हैं और इसी बात ने मेरे अंदर से जैसे सारी तवानाई निचोड़ ली हो। मैं बहुत मुश्किल से घर पहुंची थी और इस वक्त मेरे चेहरे पर परेशानी और फिक्र के मारे अजीब से तासुरात छाए हुए थे। अम्मा ने मुझे देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मारिया, तू इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? क्या बात है? अम्मा को देखकर मुझे न जाने एकदम से क्या हुआ कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर रोते हुए अम्मा को बता दिया कि बाजी क्या कह रही थी। अम्मा ये जानकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, आखिर उसका इस बात से क्या मकसद हो सकता है और वो तेरी पहली औलाद का क्या करेगी? अम्मा उल्टा मुझसे पूछने लगी। तो मैंने उन्हें कहा कि शायद उन्हें अपने अमल करने के लिए मेरी पहली औलाद चाहिए या फिर उन्हें जिन्नात की ताकतें हासिल करने के लिए चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो मेरी औलाद क्यों चाहती हैं। जो भी है ये सब बहुत खौफनाक होता जा रहा है। मैंने तो सिर्फ एक सादा सी ख्वाहिश की थी कि मेरे घर के हालात बदल जाएं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये आम और सादा सी ख्वाहिश मुझे इतना जलील और ख्वार कराएगी। अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। किसी तरीके से मुझे इस मुसीबत से निकाल लो। मैं ये सब नहीं जानती। मैंने अम्मा को साफ साफ बता दिया तो अम्मा मुझे अपने साथ लगाए आहिस्ता से थपकने लगी। मैं इस वक्त बेहद निढाल हो चुकी थी और मुझे इस बात का भी डर था कि अब्दुल बारी को जब ये सब बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेगा। मैं अब्दुल बारी को खुद से ये सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब्दुल बारी ये सब कुछ सुन चुका है और इस वक्त गुस्से में वहां से निकल चुका है। अगर जो पहले से मालूम होता तो मैं उसे खुद से ही अपनी सच्चाई के बारे में बता देती। काफी दिन गुजर चुके थे, अब्दुल बारी का कोई अता पता नहीं था। अम्मा खुद बेहद परेशान थी और बार बार मुझसे पूछती, जबकि मैं अम्मा से यही कह रही थी कि वो किसी काम में मसरूफ होगा इसीलिए नहीं आया। लेकिन दर हकीकत मैं खुद भी परेशान थी और मुझे इसी बात का डर था कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। अब तो जैसे मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था और तशवीश के मारे मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि अब्दुल बारी कहाँ है और क्यों नहीं आया, लेकिन मुझे सही मानों में उसकी तरफ से परेशानी लाहिक हो चुकी थी। और एक दिन मैं अम्मा को बताकर अपने घर के लिए निकल आई। मेरा इरादा था कि घर जाकर अब्दुल बारी से बात करती हूँ कि आखिर वो इतने दिनों से क्यों नहीं आया। अब्दुल बारी मेरी तवक्को के मुताबिक घर पर ही मौजूद था और मुझे अचानक वो अपने सामने देखकर हैरान हो गया। कहने लगा, मारिया तुम क्यों चली आई? मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला था। अब्दुल बारी ने मुझे कहा तो मैं एकदम उसके सीने से जा लगी और कहने लगी, अब्दुल बारी तुम इतने दिनों तक आए नहीं, मुझे बहुत बेचैनी लाहिक हो रही थी। आखिर क्या वजह थी, तुम क्यों नहीं आए? मैंने अब्दुल बारी से बेचैनी से पूछा तो वो एक गहरा सांस भरकर रह गया और मुझे अपने पास बिठाते हुए कहने लगा, दरअसल उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था जब तुम अपनी अम्मी को वो बाजी वाली बात बता रही थी तो मैंने सुन लिया था। मैं उस दिन घर पर तुम्हें ही लेने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था कि तब तक तुम्हें नहीं लेने जाऊंगा जब तक मैं उस बाजी का कुछ कर नहीं लूंगा, क्योंकि जानबूझकर उसने अपने जाल में तुम्हें फंसाया और तुमसे वो सारे अमल करवा के वो अब तुम्हारी औलाद के जरिए अपने लिए कुछ और ताकतें हासिल करना चाहती थी और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो औलाद तो मेरी भी थी और फिर अगर ऐसा हो जाता तो वो बाजी यकीनन किसी बहुत बड़े शर में मुब्तला हो जाती और हो सकता था मुझे जिन्नात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होती। जिन्नात के लिए उनकी औलादें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, ख़ास तौर पर जो पहली औलाद हो। इसी वजह से मैंने सोच लिया था कि पहले उस बाजी को सबक सिखाऊंगा और फिर तुम्हें लेकर आऊँगा। मैंने उस बाजी का मुकाबला किया और उसे अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। अब वो अपनी पिछली ताकतें भी खो चुकी है
کیونکہ اس نے میرے ساتھ لڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بہت طاقتوں کی مالک ہے اور اب وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جنات کے ساتھ لڑنا اور ان کی طاقتوں کے ساتھ کھیلنا کچھ اور ہے۔ میں نے اب اسے اچھی طرح یہ فرق سمجھا دیا ہے، اور اب آئندہ وہ کبھی کسی کے ساتھ ویسا نہیں کرے گی جیسا تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اسی لیے آج جب میں اس کام سے فارغ ہوا تھا تو تمہیں لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن تم خود ہی یہاں آ گئی ہو۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود تمہارے بغیر بہت اداس ہو رہا تھا اور مجھے اپنا یہ گھر بالکل سونا سونا لگ رہا تھا۔ عبدالباری کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں بے حد حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عبدالباری مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے میری محبت کی خاطر وہ سب کچھ کر دکھایا۔ میں ایک دم عبدالباری کے سینے سے لگ گئی، سسکتے ہوئے کہنے لگی، عبدالباری مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتانا چاہتی تھی، لیکن نہیں معلوم تھا کہ کیسے بتاؤں۔ اس باجی نے مجھے کچھ اتنا ہی اندھا کر دیا تھا کہ میں اچھے برے کی تمیز ہی بھول چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ معصوم سی خواہش آگے جا کر میرے لیے اتنا بڑا امتحان ثابت ہوگی۔ اگر جو خبر ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ عبدالباری مجھے معاف کر دے، میں نے آپ سے یہ بات چھپائی۔ میں نے عبدالباری سے روتے ہوئے معافی مانگی تو وہ میرے دونوں ہاتھ تھام کر چومنے لگا اور کہنے لگا، نہیں ماریا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اپنے حالات بدلنے کی خواہش کرنا اور انہیں سدھارنا ہر انسان کا حق ہوتا ہے، اور تم نے اپنی بہتری کے لیے کیا جو بھی کیا۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو کسی کو اپنے فائدے کے بغیر نفع بھی نہیں دیتے، اور ایسا ہی اس باجی نے بھی کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ تمہاری پہلی اولاد حاصل کرے، اسی لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا، ورنہ شاید وہ کبھی تمہارے کام نہ آتی، کیونکہ یہی دنیا کا اصول ہے۔ یہاں کچھ دو اور کچھ لو والا فارمولا ہی چلتا ہے، لیکن اب اسے اپنے اس کھیل کا مزہ مل چکا ہے۔ اب وہ کئی سالوں تک اس قابل نہیں ہو پائے گی کہ کسی جن ذات کے ساتھ پنگا لے سکے یا کسی انسان کو بہکا سکے۔ عبدالباری نے مجھے واضح طور پر یہ بتا دیا تو میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ میرے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی تو اسے عبدالباری دور کر دے گا۔ عبدالباری کی محبت پر مجھے کچھ ایسا ہی یقین ہو چلا تھا۔ وہ سچ میں میرا رفیق تھا، ساتھی تھا، اور بے شک میں نے عبدالباری سے شادی کسی مقصد کے تحت کی تھی، لیکن اب مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ عبدالباری بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، وہ بھی میرا دم بھرتا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا، کیونکہ ایک لمبے دنوں کی جدائی کے بعد جب ہم ملے تھے تو عبدالباری کے انداز میں بہت بے تابی اور بے چینی تھی، جسے میں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا، اور میں سمجھ چکی تھی کہ ماں کی دعا سے مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے جس کی کوئی لڑکی خواہش کرتی ہے۔ عبدالباری کے ساتھ میری شادی کو 3 برس گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ اس عرصے میں عبدالباری نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری ایک بہت پیاری بیٹی ہے جو میری اور عبدالباری کی جان ہے۔ ہم دونوں کی جان اس بچی میں بستی ہے۔ میری ماں اب پہلے سے بہت صحت مند ہے، اور اب میری دوسری بہن کے رشتے کے لیے فکر مند ہے۔ وہ عبدالباری سے کہتی ہیں، بیٹا اپنے جیسا کوئی داماد ڈھونڈنا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری دوسری بیٹی کو بھی تم جیسا ہی کوئی لڑکا ملے جو اس سے اتنی ہی محبت اور قدر کرے جیسے تم میری بیٹی کی کرتے ہو۔ عبدالباری یہ بات سن کر شرما سا جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنی تعریف پر شرماتا رہتا تھا۔ اب جبکہ ہمارے گھر میں خوشیوں نے راج کرنا شروع کر دیا تھا، اماں کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، اور عبدالباری نے اب سوچ لیا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو تعلیم مکمل کروا کے کسی کام میں لگائے گا، تو میں اس کا ہر ممکن ساتھ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ گھر پر اب پہلے سے زیادہ خوشحالی تھی، لیکن آج بھی مجھے ابا کی یاد آتی ہے، کیونکہ ابا کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک سوکھی روٹی اور پتلا سا سالن کھانے کا جو مزہ تھا وہ زندگی میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکا۔ شاید باپ کی کمائی کا کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ شاید ابا جو سارے دن کی محنت کے بعد شام کو جب گھر آتے تو ہمارے ساتھ جو وقت گزارتے تھے، یہ مزہ اسی وقت کا تھا جو ہم ابا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کھانا کھاتے اور کھیلتے۔ ابا نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور ان کے جاتے ہی جس طرح زندگی ہم پر ٹوٹ پڑی تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کتنی بڑی چھت تھا، اور اب وہ پرسکون چھت مجھ سے چھن چکی تھی۔ لیکن میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی تھی کہ اپنے گھر والوں کو اسی طرح کی زندگی دے سکوں، اور اس کوشش میں نہ جانے میں کتنی کامیاب ہوئی یا نہیں، لیکن ایک طرح سے اس بات کا اطمینان تھا
کہ میرے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے میں نے کچھ کوشش تو کی، اور شاید یہ اسی کوشش کا نتیجہ تھا کہ آج میرے گھر میں خوشیاں راج کرتی ہیں اور میرے آنگن میں میری بیٹی کھیلتی ہے، اور عبدالباری جیسے محبت کرنے والے شوہر کا مجھے ساتھ حاصل ہے۔ زندگی سے مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ایک پرسکون گھر اور میرے آنگن میں کھیلتی میری اولاد، محبت کرنے والا شوہر، اور اس کے علاوہ صحت مند ماں، اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے میرے بہن بھائی۔ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔